हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक और असाइनमेंट जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये असाइनमेंट है टोटल 24 मार्क्स का, जिसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 12 और इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन से 5, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हैं इसमें 4। इस असाइनमेंट को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है 1 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं 14x प्लस my इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। इसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशंस होती हैं a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो निकलेगा 14 अपॉन में माइनस के 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 रेशियो निकलेगा m अपॉन में 2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 और ये आएगा माइनस 20 अपॉन में माइनस 16। और इसको सोल्व करने के लिए हम ये दो रेशियोज कंसिडर कर लेते हैं। 14 अपॉन में माइनस के 3 इज इक्वल टू m अपॉन में 2 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आएगी, अगर हम 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 28 अपॉन में माइनस के 3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जिसमें पहली इक्वेशन है 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे बोला गया है डोंट हैव अ सॉल्यूशन। तो अगर दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होता तो उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की या नो सॉल्यूशन की या इनकंसिस्टेंट की होती है। अगर हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 5 अपॉन में 2, जिसमें x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे। b1 अपॉन b2 रेशियो निकालने के लिए y के कोफिशिएंट को डिवाइड कीजिए 2 अपॉन में k और c1 अपॉन c2 रेशियो निकालने के लिए कांस्टेंट को डिवाइड कीजिए, वो आएगा माइनस 7 अपॉन में 1। और इसको सोल्व करने के लिए हम ये दो रेशियोज कंसिडर करेंगे 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में k और अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5k इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 4 अपॉन में 5 और इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशंस में हमें बोला गया है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। चलिए देखते हैं कि इसके ये तीनों रेशियोज़ क्या आएंगे। तो a1 अपॉन a2 वाले रेशियो निकलेगा x के कोफिशिएंट को डिवाइड करके, तो ये आएगा हमारे पास 3p प्लस 5 अपॉन में 10। b1 अपॉन b2 का रेशियो निकलेगा 2 अपॉन में माइनस 2 और c1 अपॉन c2 वाला रेशियो निकलेगा माइनस 7 अपॉन में 7। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इन दो रेशियोज को। तो 3p प्लस 5 अपॉन में 10 को इक्वल कंसिडर करेंगे 2 बाय माइनस 2 और इसे डिवाइड करने के बाद बचेगा हमारे पास माइनस 1। इसके अपॉन में 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा 3p प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 10 और p की वैल्यू निकालने के लिए 5 को लेफ्ट से राइट में लेकर आइए तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के 15 और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 5। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये है इसका ग्राफ और इसमें बोला है इन द फॉलोइंग फिगर graph of two linear equations are shown. The pair of these linear equation is, पहला ऑप्शन है consistent, दूसरा ऑप्शन है consistent with infinitely many solution, तीसरा ऑप्शन है inconsistent और फोर्थ ऑप्शन है inconsistent but can be made consistent। ये इनकन्सिस्टेंट इक्वेशंस है लेकिन इन्हें कंसिस्टेंट बनाया जा सकता है बाय एक्सटेंडिंग दीज टू लाइन। तो अगर हम क्या करते हैं इन लाइंस को आगे तक एक्सटेंड करते हैं, अगर फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन को हम आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो हमारी लाइंस कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन अगर हम इन लाइंस को आगे तक एक्सटेंड करेंगे
तो क्या होगा, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डी इसलिए सही आंसर है क्योंकि ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अगर हम इन्हें आगे तक एक्सटेंड करते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, और ये दो इक्वेशंस हैं 2x = 5 + 6, 15y = 6x - 18। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ उतार लेते हैं, वो इक्वल है 5y + 6 के, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, और आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम राइट साइड में 0 बनाते हैं, तो 5y लेफ्ट में आएगा -5y हो जाएगा, 6 भी लेफ्ट में आएगा तो -6 हो जाएगा = 0, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। दूसरी इक्वेशन है 15y = 6x - 18। इसमें भी हम यही करते हैं, राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें लेफ्ट साइड में ले आते हैं। 6x को लेफ्ट में लाएंगे तो -6x बन जाएगा। 15y ऑलरेडी लेफ्ट में है पहले से, तो ये प्लस का 15y ऐसे ही लिखा जाएगा। -18 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18 = 0। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब यहाँ पे पूछा था क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो देखते हैं इनके रेशियोज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम फर्स्ट रेशियो निकालते हैं a1/a2 तो वो आएगा 2/-6, और इन दोनों को डिवाइड करके बचेगा हमारे पास -1/3। सेकेंड रेशियो निकालते हैं b1 को b2 से डिवाइड करके, तो सेकेंड रेशियो आएगा हमारे पास -5/15। तो 5 और 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी बचेगा -1/3, क्योंकि ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। तो हम तीसरा रेशियो भी निकालेंगे c1/c2, तो c1/c2 आएगा -6/18, और इसका आंसर भी आएगा -1/3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि फर्स्ट रेशियो a1/a2 इक्वल है सेकेंड रेशियो b1/b2 के, और ये इक्वल है c1/c2 के। तो अगर ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और वो पॉइंट है -4,3, और यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं x + y + 1 = 0, दूसरी इक्वेशन है x - y = 1, और हमें ये चेक करना है क्या ये पॉइंट दोनों इक्वेशन में लाई करता है या नहीं। तो अगर कोई पॉइंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन का है, अगर वो उन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो पॉइंट उन दोनों लाइंस का नहीं है। तो देखते हैं, अगर x के बदले -4 और y के बदले 3 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ बचेगा -1 + 1 = 0, दैट इज़ 0 = 0। इस पॉइंट को दूसरी इक्वेशन में भी रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम x के बदले रखते हैं -4, y के बदले रखते हैं 3, तो क्या ये = 1 आएगा? नहीं, ये = 1 नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है -7 और राइट हैंड साइड में आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का नहीं है। अगर ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का होता तो इसका मतलब ये होता कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट उनका सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये वाला पॉइंट इन दोनों पे लाई नहीं करता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन राइट -4,3 डज नॉट लाइज ऑन बोथ लाइंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर x एंड y अलजेब्रिकली। तो यहाँ पे हमें इन इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 1, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y - 2x = 2। तो इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। -2x को पहले लिख लेते हैं, +5 को बाद में लिख लेते हैं, = 2, और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हमारे पास आएगा 2x + 4y = 18। -2x से +2x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 5y = 20, और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 4 = 20। अब ये y की वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए पुट,
इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x + 2y = 9। तो इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो 2 × 4 = 9। तो यहाँ हमारे पास आएगा x + 8 = 9, और 8 इधर ला के माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 7x - 2y = 5 and 8x + 7y = 15 and verify your answer। तो देखते हैं हमारे पास ये इक्वेशन से 7x - 2y = 5, इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 8x + 7y = 15, और इसे कंसिडर कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से अगर इसे सोल्व करते हैं तो मैं फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो यहाँ आएगा हमारे पास 49x - 14y = 35। नेक्स्ट आएगा 16x + 14y = 30। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद -14y से +14y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचेगा 65x = 65। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास 1, और ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, मैं इसे सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 8x, जहाँ x की वैल्यू रखनी है 1 + 7y = 15। तो ये आएगा हमारे पास 8 + 7y = 15। 8 को हमने लेफ्ट से राइट में माइनस करा तो 7 बचा, और 7 को 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 1। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया था कि इसको वेरीफाई कीजिए। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो जो हमारे पास x और y के आंसर्स आए हैं, जैसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 जो हमारे आंसर हैं, ये अगर इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा कि यही वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 7x - 2y = 5। इस इक्वेशन में हम x के बदले रखते हैं 1 और y के प्लेस पे भी रखते हैं 1। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट 5 आएगा या नहीं। तो 7 - 2 = 5। तो यहाँ बचा हमारे पास 5 = 5। तो यस, ये सॉल्यूशन इसी इक्वेशन का है। दूसरी इक्वेशन कंसिडर करते हैं 8x + 7y = 15। तो इस इक्वेशन में भी हम x की वैल्यू रखते हैं 1 और y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 1। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर आएगा 8 + 7 दैट इज़ 15 = 15। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वेरीफाई कर दिया कि यहाँ लास्ट में लिखिएगा हैंस वेरीफाइड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, और ये वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। द ग्रेटर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ दीज 2 एंगल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और हम जानते हैं 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ कंसिडर करते हैं लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल में अगर हम इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो ये कितना आना चाहिए 180 डिग्री, और इसे हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमने लार्जर एंगल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, स्मॉलर एंगल को राइट हैंड साइड में लिखा, और ये 18 डिग्री ज़्यादा है तो हमने 18 डिग्री प्लस कर दिया। यहाँ से हम अगर y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x - y = 18, और इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद +y से -y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2x = 198, और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 99, और ये x की वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या इसे सेकंड इक्वेशन में रख दिया। तो मैं इसे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन फर्स्ट। तो x + y = था 180 डिग्री के, जहाँ हमारे पास x की वैल्यू आती है 99 + y = 180 डिग्री। y की वैल्यू निकालने के लिए 99 को
लेफ़्ट से राइट में लाके माइनस कर दीजिए, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 81 डिग्री। तो देयरफॉर अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि इस सप्लीमेंट्री में लार्जर एंगल इक्वल था 99 डिग्री के और स्मॉलर एंगल इक्वल है 81 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148। इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि अगर हम क्या देखते हैं कि x का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट एक जैसा है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट जैसा है, तो हम इन इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास 105x प्लस 105y इज इक्वल टू 315। अगर हम 167 और 148 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 315 और इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है ये पूरी इक्वेशन 105 से डिवाइड हो रही है। तो अगर इस सबको 105 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और इसे कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरी हेडिंग डालेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इनमें इसके साइन चेंज कर देंगे। तो दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 19x माइनस 19y इज इक्वल टू 19 और यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि ये पूरी इक्वेशन एक खास नंबर 19 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ हमारे पास बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और इसे कंसिडर कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साथ में लिख लेते हैं और अब इन्हें सोल्व करना ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2 और इस x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में। तो हम इसे रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जहाँ x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारे पास बनेगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इन दोनों इक्वेशंस का रिक्वायर्ड आंसर है। इस असाइनमेंट का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये है 3 years ago रश्मि वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा, यानी 3 साल पहले रश्मि नाजमा से 3 गुनी थी। 10 years later यानी 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा और 10 साल के बाद रश्मि नाजमा से ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नाजमा नाउ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम एक की एज को x मान लेते हैं और दूसरी की एज को y मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि x years and present age of Nazma be y years. Then according to question, रश्मि और नाजमा 3 साल पहले, तो x माइनस 3 और y माइनस 3 साल पहले, दोनों की एज 3 साल कम हो जाएगी। रश्मि ट्वाइस है तो हम नाजमा को ट्वाइस कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो हमारे पास आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस के 9। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 को राइट में ले आइए, तो यहाँ बचेगा माइनस के 6 और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड में x को लिखा और राइट हैंड साइड में y को लिखा। 10 साल बाद रश्मि भी 10 साल बड़ी हो जाएगी और नाजमा भी 10 साल बड़ी हो जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद रश्मि नाजमा से ट्वाइस हो जाएगी, तो हम राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इक्वेशन बनाने के लिए 2y को लेफ्ट में ले आइए, तो यहाँ आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, और 10 को राइट में ला के माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 और इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऊपर आई थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6
अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे, तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेट करने के बाद हमारे पास बचेगा 1y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, जहाँ पर हमें y की वैल्यू 16 रखनी है। तो यहाँ आएगा हमारे पास x माइनस 3 इंटू में 16 इज इक्वल टू माइनस के 6, डेट इज x माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस के 6। माइनस 48 लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो प्लस 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे पास 42। अब इसको आप वर्ड्स में लिख दीजिए कि यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि कितनी है, तो रश्मि की प्रेजेंट एज है 42 इयर्स और नाज़मा की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नाज़मा वाई ईयर्स थी और वो है 16 इयर्स। रश्मि 42 साल की है और नाज़मा 16 साल की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस असाइनमेंट का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है, टू schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey ₹X per students and cricket ₹Y per students। दो स्कूल हैं P और Q, उन्होंने ये डिसाइड करा है कि वो हॉकी के हर एक स्टूडेंट को X रुपीज़ देंगे और क्रिकेट के हर एक स्टूडेंट्स को Y रुपीज़ देंगे प्राइज के तौर पर। स्कूल P decided to award a total of ₹9,500 for the 2 games to 5 and 4 students respectively। स्कूल पी ने ये डिसाइड करा है वो टोटल 9,500 रुपये देंगे, लेकिन ये 9,500 रुपये 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए हॉकी के और 4 स्टूडेंट्स होने चाहिए क्रिकेट के। जबकि स्कूल क्यू ने ये डिसाइड करा है 7,370 रुपये बांटेंगे किस तरीके से, 4 स्टूडेंट्स होने चाहिए हॉकी के और 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए क्रिकेट के। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या पूछा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली एंड टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। इन्होंने पहले ही बता रखा है कि x किसे रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है कि हॉकी के एक बच्चे को x रुपीज़ दिए जाएंगे और y रिप्रेजेंट करता है कि क्रिकेट के एक स्टूडेंट को y रुपीज़ दिए जाएंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसकी एल्जेब्रिकली इक्वेशन क्या बनेगी। अगर हम स्कूल P की बात करते हैं तो स्कूल P ने ये डिसाइड करा था कि वो 5 स्टूडेंट्स हॉकी के लेंगे, तो इक्वेशन बनेगी 5x और 4 स्टूडेंट्स क्रिकेट के लेंगे, तो यहाँ पर आएगा प्लस 4y और ये टोटल 9,500 रुपये बांटेंगे इन सभी बच्चों को इनाम के तौर पे। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जबकि स्कूल क्यू ने ये डिसाइड करा है कि वो 7,370 रुपये देंगे 4 स्टूडेंट्स हॉकी के तो 4x और 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट के प्लस 3y और ये टोटल अमाउंट होना चाहिए 7,370 रुपये और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये इक्वेशंस। सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। तो हॉकी का प्राइस अमाउंट निकालिए। तो हॉकी किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉकी रिप्रेजेंट करता है एक्स को। तो हम एक काम करते हैं वाई को एलिमिनेट कर देते हैं। तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। तो फर्स्ट इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 28,500। दूसरी इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 29,480। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा 12y से 12y एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास -1x इज इक्वल टू -980 और इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 980। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था व्हाट इज़ द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी ₹980।
980 रुपीज़। इसी में इसका बी ऑप्शन पूछा गया है। सेकंड पार्ट के दो ऑप्शन थे ए और बी, जिनमें से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सोल्व करना था, जिसमें हॉकी का प्राइस पूछा था। बी ऑप्शन में पूछा गया है प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज़ मोर एंड बाय हाउ मच, कि कौन से गेम का अमाउंट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, हम इसका बी पार्ट भी सोल्व करके दिखाते हैं कि बी पार्ट कैसे सोल्व होगा। तो बी पार्ट सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इसे रखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 5x और x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 980 प्लस 4y इज इक्वल टू 9500। तो हमारे पास आएगा 4900 प्लस 4y इज इक्वल टू 9500। 4y की वैल्यू हमारे पास आएगी 9500 में से माइनस कर दीजिए 4900 को, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4y इज इक्वल टू 4600 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1150। इसका मतलब ये हुआ क्रिकेट में एक स्टूडेंट्स को 1150 रुपये दिए जाएंगे। तो क्रिकेट का प्राइस अमाउंट कितना है यहाँ पर, ₹1150। अब सवाल ये पूछा गया था कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्रिकेट का अमाउंट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों को माइनस करके इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। प्राइस अमाउंट ऑफ क्रिकेट, प्राइस अमाउंट ऑफ क्रिकेट इज मोर देन प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। फिर हमें यहाँ बताना है कि ये अमाउंट कितना ज़्यादा है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो प्राइस अमाउंट ऑफ क्रिकेट, तो यदि हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। 1150 में से अगर हम 980 को माइनस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आएगा 170। तो प्राइस अमाउंट ऑफ क्रिकेट इज 170 मोर देन प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का है और इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। अगर हर गेम से 2 स्टूडेंट्स ले जाते हैं तो बताइए कि टोटल प्राइस अमाउंट कितना होगा। तो करते हैं इसे भी सॉल्व, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें यहाँ पे निकालना है कि अगर 2 स्टूडेंट्स क्रिकेट के लिए जाएं और 2 स्टूडेंट्स हॉकी के लिए जाएं, प्राइस अमाउंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच गेम। अगर हर गेम में से 2 स्टूडेंट्स लिए जाएं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पर 2x प्लस 2y और यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे 980 प्लस 2y और y की वैल्यू रख देंगे 1150। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1960 और 1150 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2300 और इन दोनों को प्लस करके आएगा हमारे पास 4260। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट के 2 स्टूडेंट्स लेते हैं और हॉकी के भी 2 स्टूडेंट्स लेते हैं तो टोटल अमाउंट उनका बैठेगा 4260 और ये है इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इस असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर आपको इसी टाइप के कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो हमें कमेंट्स करें और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।